हेलो बच्चों, एसवीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, आज अपना लेसन है मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखो, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में निर्मित होने वाले नाइट्रोजनी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखो, उत्सर्जन किसे कहेंगे? शरीर में निर्मित नाइट्रोजनी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखो, उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, ये जो अंग होते हैं आपस में मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को क्या कहेंगे? यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो, एक तो है उत्सर्जन और एक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब तो क्या है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की क्रिया। और एक है उत्सर्जन तंत्र, वे अंग जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने में मदद करते हैं, उन सभी अंगों को क्या बोलते हैं? यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो, उत्सर्जन के आधार पर जो जीव है, उत्सर्जन के आधार पर है जीव, इन्हें 3 भागों के अंदर बांटा गया है। या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी जो पदार्थ है, इस पदार्थ के आधार पर जीवों को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक आता है इसमें अमोनोटेलिक, एक आता है इसमें यूरियोटेलिक और एक आता है इसमें यूरिकोटेलिक। उत्सर्जी जो पदार्थ है उसके आधार पर जीवों को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक अमोनोटेलिक प्राणी, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक प्राणी। अमोनोटेलिक का मतलब क्या होगा? ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन प्राणियों को क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। यहाँ पर अमोनिया शरीर के लिए हानिकारक होती है या फिर ये विषैली होती है, इसलिए यहाँ पर जो जिन जीवों के अंदर अमोनिया का निर्माण होता है वो जीव यहाँ पर अमोनिया का संग्रहण नहीं कर सकते, या फिर जैसे ही अमोनिया का निर्माण होता है उसके तुरंत पश्चात इससे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, क्योंकि विषैली होती है इसलिए ये शरीर के लिए हानिकारक होती है। जैसे जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु में जैसे जो मछलियाँ होती है, यहाँ पर नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करती है। इसके अलावा जो यहाँ पर एकशेरुकी प्राणी है उनके अंदर भी अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। दूसरा आता है इसमें यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मतलब होता है ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जंतु जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन जंतुओं को यूरियोटेलिक प्राणी के नाम से जाना जाता है। अब देखो, यूरिया का निर्माण यहाँ पे यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत के अंदर होता है, और ये यहाँ पर कम विषैला होता है। कम विषैला होता है इसलिए यहाँ पर इसको शरीर के अंदर कुछ समय तक संग्रहित रखा जा सकता है। शरीर में कुछ समय तक इसको संग्रहित रखा जा सकता है। देखो, यूरियोटेलिक ऐसे जंतु जो यहाँ पर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन जंतुओं को यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत के अंदर होता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैला होता है, इसलिए इसे शरीर के अंदर कुछ समय तक संग्रहित रखा जा सकता है। तीसरा आता है यहाँ पे यूरिकोटेलिक। ऐसे प्राणी जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन जंतुओं को क्या बोलेंगे? यहाँ पर यूरिकोटेलिक प्राणी कहते हैं।
देखो यूरिक अम्ल यहाँ पर ये भी क्या रहेगा, यहाँ पर कम विषैला होता है, ये भी कैसा है, यहाँ पे कम विषैला होता है। और जो पक्षी वर्ग, इसके अलावा स्तनधारी रेप्टिलिया जो वर्ग है, रेप्टिलिया वर्ग है, और जो कीट होते हैं उनके अंदर यहाँ पर जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल के रूप में उपस्थित होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है ये स्तनी वर्ग के सदस्यों में होता है, या फिर जो मेमेलिया वर्ग के सदस्य होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया के रूप में उपस्थित होता है। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं और उत्सर्जी जो पदार्थ है उसके आधार पर जंतुओं को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो परिभाषा आप दे सकते हो, उत्सर्जन किसे कहेंगे कि शरीर में से जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो उत्सर्जन के अंदर भूमिका निभाते हैं उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। उत्सर्जन के आधार पर या जो उत्सर्जी पदार्थ है इसके आधार पर जीवों को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक प्राणी का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके अंदर अमोनिया का निर्माण होता है या फिर जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक प्राणी कहते हैं। ये जो अमोनिया होती है ये यहाँ पर अधिक विषैली होती है, इसलिए जीव यहाँ पर इसको शरीर के अंदर संग्रहित नहीं कर सकती, और जैसे ही इसका निर्माण होता है इसे शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जलीय जो मछलियाँ होती है या फिर जलीय जो जंतु होते हैं जैसे मछलियाँ, इसके अलावा नॉन कॉर्डेट के कुछ सदस्य जिनके अंदर अमोनिया का निर्माण होता है। दूसरा है यूरियोटेलिक प्राणी, ऐसे जंतु जिनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में निर्मित होता है उन जंतुओं को यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। यूरिया यहाँ पर निर्माण कहाँ पे होगा, यकृत में, और कम विषैला होता है इसलिए इसे कुछ समय के लिए संग्रहित रखा जा सकता है। फिर आता है यूरिकोटेलिक प्राणी, यहाँ पर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जो जंतु होते हैं उन प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है, यूरिकोटेलिक प्राणी के नाम से जाना जाता है। और यूरिक अम्ल भी कम विषैला होता है, और जो पक्षी वर्ग और रेप्टिलिया वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर यहाँ पर यूरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये था आपका यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जर्नल। इसके बाद में आता है यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र। देखो टॉपिक आता है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र। देखो उत्सर्जन तंत्र के अंदर वे सभी अंग जो उत्सर्जन के अंदर कार्य करते हैं या भूमिका निभाते हैं उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आता है यहाँ पे वृक्क, दूसरा आता है इसमें मूत्रवाहिनी, तीसरा आता है मूत्राशय और चौथा आता है मूत्र मार्ग। देखो उत्सर्जन तंत्र के अंदर 4 पार्ट आते हैं। पहला आता है वृक्क, दूसरा आता है मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और नंबर 4 आता है इसमें मूत्र मार्ग। देखो इधर देखना, ये यहाँ पर नंबर 1 पढ़ते हैं हम वृक्क या फिर किडनी। देखो संख्या कितनी होती है इसकी, 2 होती है। किडनियों की संख्या कितनी होगी, 2 होती है। और यहाँ पर शरीर के अंदर जो यूरिया का निर्माण होता है वो भी कहाँ पे होगा, किडनियों के अंदर होता है। देखो नंबर 1 की बात करें वृक्क, उत्सर्जन तंत्र के अंदर नंबर 1 बात करते हैं वृक्क या किडनियों की। तो यहाँ पर संख्या की बात करेंगे, संख्या कितनी होती है इसकी, 2। स्थिति कहाँ पे होती है या फिर शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, कशेरुक के दंड के दोनों ओर। कहाँ पर पाई जाती है, उदर गुहा के पृष्ठ भाग के
यहाँ पर जो कशेरुक दंड है उसके दोनों ओर उपस्थित होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो वृक्क होते हैं इनका आकार होता है 10 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। वृक्क का आकार कितना होता है? 10 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा उत्पत्ति की बात करोगे तो इसकी उत्पत्ति यहाँ पर भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होती है। उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा। इसके अलावा जो वृक्क होते हैं इनके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्रंथि उपस्थित होती है। वृक्क का जो शीर्ष भाग होता है वहाँ पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि उपस्थित होती है और ये ग्रंथि यहाँ पर टोपीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती है। देखो, इसके अलावा यहाँ पर जो वृक्क है इनकी उत्पत्ति मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। उत्पत्ति किस प्रकार की होती है? मेटानेफ्रिक प्रकार की। देखना, पहला भाग आता है यहाँ पे वृक्क, संख्या कितनी होती है इसकी? 2। स्थिति कहाँ पर है? उदर गुहा के पृष्ठ भाग, पृष्ठ यानी पीछे वाला भाग कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। इनकी जो साइज है ये कितनी होगी? 10 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। उत्पत्ति की बात करोगे तो यहाँ पर इसकी जो उत्पत्ति होती है भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होती है। इसके अलावा वृक्क के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे इस टोपीनुमा संरचना को अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो वृक्क होते हैं मानव के, ये मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। अब देखना, जो वृक्क होते हैं वृक्क में वृक्कीय धमनी और तंत्रिकाएं, वृक्कीय धमनी और तंत्रिकाएं ये तो क्या करती है? प्रवेश करती है। इसके साथ में जो वृक्कीय शिरा और मूत्रवाहिनी ये इसमें से बाहर निकलती है। देखो, वृक्क के अंदर वृक्कीय धमनी और तंत्रिका तो क्या हो रही है? प्रवेश करती है, और जो वृक्कीय शिरा और मूत्रवाहिनी होती है ये इसमें से बाहर निकलती है। इसके अलावा वृक्क की आकृति की बात करोगे, वृक्क की आकृति सेम के बीज के समान होती है। किसके समान होती है? सेम के बीज के समान होती है। इसके अंदर वृक्क का एक भाग तो क्या रहेगा? यहाँ पर उत्तल रहता है और एक यहाँ पे अवतल होता है। वृक्क का एक भाग तो कैसा है? उत्तल है, और दूसरा होता है यहाँ पे अवतल। देखो, उत्तल उभरा हुआ जो भाग होता है उसे तो उत्तल सतह कहते हैं, और जो दसा हुआ जो भाग होता है इस सतह को क्या बोलते हैं? यहाँ पर अवतल सतह कहते हैं। देखो, ये उभरी हुई सतह है, इस सतह को तो क्या कहेंगे? उत्तल सतह कहते हैं, और जो अंदर की ओर धसी हुई सतह होती है इस सतह को क्या बोलते हैं? यहाँ पर अवतल सतह कहते हैं। अवतल जो सतह है इस सतह के अंदर यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाता है। अवतल सतह में यहाँ पर एक गड्ढा उपस्थित होता है और इस गड्ढे को हाइलम के नाम से जाना जाता है। इस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? हाइलम के नाम से जाना जाता है। देखो, जो अवतल सतह होती है इस अवतल सतह में यहाँ पर एक गड्ढा उपस्थित होता है। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? यहाँ पर हाइलम के नाम से जाना जाता है, और इसी हाइलम वाले भाग में वृक्क धमनी और तंत्रिकाएं प्रवेश कर रही है, और जो वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी ये इसके अंदर बाहर निकलती है। जैसे ये वृक्क धमनी है, ठीक है, ये तो अंदर की ओर प्रवेश करती है। इसके अलावा जो वृक्क शिरा होती है ये इसमें से बाहर निकलती है। ये शिरा मान लो, ये धमनी तो अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, और जो शिराएं होती है ये बाहर की ओर निकलती है। तो देखो, उत्सर्जन तंत्र के अंदर नंबर 1 आता है वृक्क या किडनी। देखो, संख्या कितनी होती है इसकी? 2 होती है। स्थिति उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर उपस्थित होती है। आकार की बात करोगे यहाँ पर 10 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर उत्पत्ति होती है इसकी मेसोडर्म के द्वारा।
इसके अलावा इसके भार की बात करोगे तो इसका भार होता है 120 से लेकर के 170 ग्राम। जो किडनियाँ होती है इसका भार कितना होगा, 120 से लेकर के 170 ग्राम। वृक्क के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अधिवृक्क या फिर एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वृक्क की उत्पत्ति, यहाँ पर जो वृक्क होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। वृक्क में वृक्कीय धमनी और तंत्रिकाएं प्रवेश कर रही है और जो वृक्कीय शिरा और मूत्रवाहिनी होती है ये इसमें से बाहर निकलती है। इसके अलावा आकृति की बात करोगे तो आकृति होती है इसकी सेम के बीज के समान। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इसकी दो सतह होती है, बाहर की ओर जो उभरी हुई सतह होती है उसे उत्तल सतह कहते हैं और जो अंदर की ओर धसी हुई सतह होती है उसे अवतल सतह कहते हैं। अवतल सतह के अंदर एक गड्ढा उपस्थित होता है, इस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर हाइलम के नाम से जाना जाता है। देखो पहला था इसमें वृक्क। सेकंड भाग देखना, इसमें आता है मूत्रवाहिनी। देखो सेकंड भाग है मूत्रवाहिनी। देखो डायग्राम में देखना, ये वाला भाग तो हो गया वृक्क है और ये वाली हो गई इसमें मूत्रवाहिनी। अभी बताया वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2, तो यहाँ पर 2 मूत्रवाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। अब कहाँ से आ रही है, अपनी ओर के जो वृक्क होते हैं उसमें से ये बाहर निकलती है। देखो जैसे दायां या बायां वृक्क है उसमें से जो मूत्रवाहिनी होती है ये बाहर की ओर निकलती है। मूत्रवाहिनियाँ एक सिरे से तो यहाँ पर वृक्क से जुड़ी हुई है, एक सिरे पर वृक्क से जुड़ी हुई है और दूसरा जो सिरा होता है ये कहाँ पर उपस्थित होता है, इसका मूत्राशय के अंदर उपस्थित होता है या मूत्राशय में खुलता है। देखो जो मूत्रवाहिनियाँ होती है, मूत्रवाहिनियों का एक भाग तो वृक्क से संबंधित होता है और दूसरा जो भाग होता है ये मूत्राशय के अंदर खुलता है। देखो जो मूत्रवाहिनी होती है ये नलिकाकार संरचना के रूप में उपस्थित होती है। किस प्रकार की संरचना में पाई जाती है, नलिकाकार संरचना के अंदर उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त जो मूत्रवाहिनियाँ होती है इनके अंदर कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है, कर्मानुकुंचन गति पाई जाती है और इस कर्मानुकुंचन गति के कारण जो मूत्र होता है, मूत्र ये मूत्रवाहिनी में आगे की ओर खिसकता है। देखो मूत्र का निर्माण किडनी में हो रहा है, किडनी से मूत्राशय के अंदर मूत्र एकत्रित होता है। तो यहाँ पर जो मूत्रवाहिनियाँ होती है इनमें कर्मानुकुंचन गति होती है जिसके कारण जो मूत्र होता है मूत्रवाहिनी के अंदर आगे की ओर खिसकता है या फिर मूत्राशय की ओर गति करता है। तो देखना सेकंड भाग कौन सा है, मूत्रवाहिनी। यहाँ पर मूत्रवाहिनियों की संख्या कितनी होती है, 2 मूत्रवाहिनियाँ होती है, एक जोड़ी या फिर एक जोड़ी मूत्रवाहिनी बोल सकते हो। इनका एक सिरा वृक्क से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा मूत्राशय के अंदर खुलता है। नलिकाकार संरचना होती है, मूत्रवाहिनियों में कर्मानुकुंचन गति होती है और इस कर्मानुकुंचन गति के कारण जो मूत्र होता है मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय के अंदर एकत्रित होता है। नंबर 3 आता है इसके अंदर, यहाँ पे मूत्राशय। नंबर 3 मूत्राशय। देखो ये वाला जो भाग है इसे मूत्राशय कहते हैं। वैसे देखो मूत्राशय यहाँ पर कीप के समान संरचना होती है, कीप के समान संरचना। मूत्राशय की संरचना किस प्रकार की होती है, कीप के समान। इस कीप नुमा जो संरचना है इसका ऊपर का भाग चौड़ा होता है। ऊपर का भाग कैसा होता है, चौड़ा होता है, जबकि नीचे का जो भाग होता है ये सकरा होता है। ऊपरी भाग तो क्या रहता है यहाँ पे चौड़ा और नीचे वाला जो भाग होता है ये सकरा होता है। अब देखना मूत्राशय के अंदर क्या होता है कि जो मूत्र होता है मूत्र का अस्थायी रूप से संग्रहण होता है, अस्थायी रूप से संग्रहण।
या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मूत्राशय के अंदर कुछ समय के लिए मूत्र को एकत्रित रखा जाता है। यहाँ पर जो मूत्राशय ये केप के समान संरचना होती है, इसका ऊपर का जो भाग होता है ये चौड़ा होता है और नीचे की ओर सकरा होता है। इसके अलावा ये यहाँ पर मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य करता है और जैसे कुछ समय इसको एकत्रित करने के पश्चात इसको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब नंबर 4 आता है इसके अंदर मूत्र मार्ग। नंबर 4 कौन सा आता है? मूत्र मार्ग। देखो उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो मूत्राशय है, मूत्राशय ये किसका निर्माण आगे की ओर किसका निर्माण करता है या किसके अंदर खुलता है? मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है। मूत्राशय का जो पश्च भाग होता है आगे जा करके यहाँ पर किसके अंदर खुलता है? मूत्र मार्ग के अंदर खुलता है। अब देखो यहाँ पर जो नर है, मादा के अंदर, मादा में मूत्र मार्ग का अभाव होता है। मूत्र मार्ग क्या रहेगा? यहाँ पे एब्सेंट होता है। जबकि जो नर होता है, नर में ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो मूत्र मार्ग होता है मादा के अंदर तो एब्सेंट है और जो नर होता है उसके अंदर ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो मूत्र मार्ग वाला भाग है ये 3 भागों से होकर के गुजरता है, जिसके अंदर पहला आता है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, दूसरा आता है इसमें झिल्लीय मूत्र मार्ग और तीसरा आता है इसमें शिश्नीय मूत्र मार्ग। देखो मूत्र मार्ग के 3 भाग है, एक प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग हो गया, दूसरा झिल्लीय मूत्र मार्ग हो गया और तीसरा शिश्नीय मूत्र मार्ग हो गया। प्रोस्टेटिक जो मूत्र मार्ग है ये कहाँ पर उपस्थित होगा? मूत्राशय से संबंधित होता है और ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होगा? 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इस भाग के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये आकर के खुलती है। इस भाग के अंदर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो आकर के खुलती है। साथ ही जो शुक्रवाहिनियाँ होती है, शुक्रवाहिनी ये भी इसी भाग के अंदर आकर के खुलती है। इसके बाद में दूसरा आता है झिल्लीय मूत्र मार्ग। ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग व शिश्नीय मूत्र मार्ग के मध्य उपस्थित होता है। इस भाग के अंदर जो काउपर्स ग्रंथि होती है ये आकर के खुलती है। देखो सेकंड कौन सा आता है? झिल्लीय मूत्र मार्ग। इस ये जो भाग होता है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग और शिश्नीय मूत्र मार्ग को जोड़ने का कार्य करता है। इस भाग के अंदर जो काउपर्स ग्रंथि होती है वो आकर के खुलती है। तीसरा आता है इसमें शिश्नीय मूत्र मार्ग। नंबर 3 आता है इसमें शिश्नीय मूत्र मार्ग। ये जो भाग है ये मूत्र मार्ग का सबसे लंबा भाग है और ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि शीशन से होता हुआ यहाँ पर बाहर की ओर खुलता है। शीशन की सहायता से ये बाहर की ओर खुलता है। यहाँ पर नर के अंदर जो नर जनन छिद्र और मूत्र जनन छिद्र, नर में जनन छिद्र और मूत्र छिद्र ये दोनों एक ही छिद्र के अंदर उपस्थित होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो मूत्र मार्ग वाला भाग है इसे मूत्र जनन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है। देखो नर के अंदर क्या होता है कि जो जनन छिद्र और मूत्र छिद्र होता है वो एक ही संरचना के अंदर उपस्थित होता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? मूत्र जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सामान्य अवस्था के अंदर इस छिद्र के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, जबकि जनन के समय यहाँ पर इस छिद्र के द्वारा शुक्राणुओं का उत्सर्जन किया जाता है। देखो चौथा भाग आता है यहाँ पे मूत्र भाग। मूत्राशय का पश्च भाग आगे जाकर के किसका निर्माण कर रहा है? मूत्र मार्ग का। मादा के अंदर मूत्र मार्ग का अभाव होता है। इसके अलावा
जो नर होता है उसके अंदर ये 15 सेंटीमीटर लंबी संरचना के रूप में उपस्थित होता है। इसके अंदर 3 भाग आते हैं, एक आता है प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, एक झिल्लीय मूत्र मार्ग और एक आता है शिश्नीय मूत्र मार्ग। प्रोस्टेटिक जो मूत्र मार्ग है ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्रवाहिनी आकर के खुलती है। झिल्लीय जो मूत्र मार्ग होता है इसके अंदर काउपरस ग्रंथि आकर के खुलती है। इसके अंदर यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन मूत्र मार्ग होता है इन दोनों के मध्य एक पतली परत के रूप में उपस्थित होता है। और तीसरा है यहाँ पे शिश्नीय मूत्र मार्ग। ये जो भाग है ये सबसे लंबा होता है, लगभग 15 सेंटीमीटर, और जो मूत्र होता है उसको शीशन की सहायता से बाहर निष्कासित करने का कार्य करता है। मादा के अंदर जो जनन छिद्र है और जो मूत्र छिद्र है ये दोनों, नर के अंदर जनन छिद्र और मूत्र छिद्र ये दोनों क्या होते हैं, एक ही छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे मूत्र जनन छिद्र के नाम से जाना जाता है। सामान्य अवस्था के अंदर इस छिद्र से मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, लेकिन जनन के समय इसके द्वारा शुक्राणुओं को यहाँ पर बाहर की ओर निष्कासित किया जाता है। मादा के अंदर क्या होगा कि जो मूत्र छिद्र होता है और जो जनन छिद्र होता है ये दोनों क्या होते हैं, वहाँ पर अलग अलग होते हैं। तो ये था यहाँ पर मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र। देखना एक बार, मानव में उत्सर्जन तंत्र 4 भाग बताइए आपको यहाँ पे। एक होता है वृक, एक होता है इसमें मूत्रवाहिनी, एक होता है इसके अंदर मूत्राशय और एक है इसमें मूत्र मार्ग। सिंपल है, छोटा है सिस्टम में सबसे, कि जो मूत्र मार्ग है उत्सर्जन तंत्र उसके 4 भाग है, वृक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सबसे पहले ये पता होना चाहिए वृक कहाँ पर उपस्थित होते हैं, उदर गुहा में। पृष्ठ भाग पर जो कशेरुक दंड होता है उसके दोनों ओर ये उपस्थित होते हैं। संख्या इनकी याद रखना 2 होती है। ऊपर की ओर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि या फिर अधिवृक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक उभरा हुआ भाग होता है और एक दसा हुआ भाग। उभरे हुए भाग को यहाँ पे क्या उभरा हुआ जो भाग है इसे यहाँ पे कोर्टेक्स कहेंगे, और जो दसा हुआ जो भाग है उसके अंदर मेडुला या मध्यांश उपस्थित होता है। ये इसकी उत्तल सतह होती है, और ये जो दसी हुई जो सतह होती है इसे अवतल सतह के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो ब्लड है उसमें से जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ है जैसे यूरिया, उसको अलग करने का कार्य किया जाता है। सेकंड आता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहाँ से निकलती है, जो हाइलम वाला भाग है उसमें से ये बाहर निकलती है और कहाँ पे जाकर खुलती है, मूत्राशय के अंदर आकर के खुलती है। मूत्राशय ऐसी संरचना जहाँ पे मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित रखा जाता है, उस संरचना को क्या कहेंगे, मूत्राशय कहते हैं। अंतिम भाग आता है मूत्र मार्ग, और इसमें से जो क्या बोलते हैं मूत्र, उसको शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। अब आता है इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है वृक की औतिकी या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। देखना, इसी के अंदर आता है वृक की औतिकी या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। देखो, जो किडनी है उसकी आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं। इसकी जो संरचना है, संरचना को 2 भागों में बांटा गया है। देखो, संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अब देखो, संरचना बाहरी जो भाग होता है, बाहरी भाग, इसे तो किस नाम से जाना जाता है, कोर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आंतरिक भाग होता है इसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। बाहरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, कोर्टेक्स, और जो आंतरिक भाग होता है इसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। अभी आपको बताया था 2 सतह थी, एक तो उभरी हुई सतह उत्तल है और एक दसी हुई सतह है। ये कौन सी है, इसकी अवतल सतह है। ठीक है, इसके आगे देखना, यहाँ पे जो कोर्टेक्स वाला भाग है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर
त्रिभुजाकार अनेक पालियाँ उपस्थित होती है। त्रिभुजाकार अनेक पालियाँ उपस्थित होती है। इन पालियों को, ये जो पालियाँ होती है, इनकी संरचना पिरामिड के समान होती है और इन पिरामिड के समान संरचनाओं को बॉटनी के वृक्क स्तंभ के नाम से जाना जाता है। बॉटनी के वृक्क स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखना, ये जो सभी भाग होते हैं आगे आकर के यहाँ पर पेल्विस के अंदर खुलते हैं। किसके अंदर खुलते हैं? पेल्विस वाला भाग है, इस भाग के अंदर आकर के खुलते हैं और पेल्विस आगे जा कर के मूत्रवाहिनी का निर्माण करती है। पेल्विस वाला भाग है, ये किसका निर्माण करता है? यहाँ पे मूत्रवाहिनी का निर्माण करता है। और मूत्रवाहिनी यहाँ पर बाहर की ओर खुलेगी और कहाँ पर जाएगी? जो मूत्राशय है उसके अंदर आकर के जो यूरिन है उसको डालने का कार्य करती है। तो देखना, वृक्क की जो हिस्टोलॉजी है उसके अंदर दो भाग है, बाहरी भाग कोर्टेक्स के और आंतरिक जो भाग है इसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। अभी बताया बाहरी सतह कैसी होती है इसकी, उत्तल, और आंतरिक जो सतह होती है ये अवतल होती है या फिर कुछ धसी हुई होती है। आंतरिक जो सतह होती है यहाँ पर एक गड्ढा होता है, इस गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? हाइलम के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देखना, जो मध्य भाग है या मेडुला वाला भाग है, इस भाग के अंदर यहाँ पर अनेक त्रिभुजाकार पालियाँ पाई जाती है या फिर पिरामिड के समान संरचना उपस्थित होती है। इन्हें क्या बोलते हैं? बॉटनी के वृक्क स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपकी वृक्क की हिस्टोलॉजी या फिर हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। अब हम कल पढ़ेंगे यहाँ पे जो वृक्क की इकाई होती है। देखो, वृक्क की यहाँ पे इकाई होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन या फिर वृक्क नलिकाओं के नाम से जाना जाता है। देखो, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।